हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। दोस्तों, जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे कि उसका एक रिवीजन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का, साइंस का बेसिकली। तो आज हम लेकर चल रहे हैं 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसमें कि हम सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, फिर न्यूट्रल क्या होता है। तो हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। एंड वन मोर थिंग आप याद रखिएगा कि नेशनल साइंस डे जो होता है दैट इज़ ऑन 28 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, ताकि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर हों कि आखिर क्यों हमने मतलब एसिड या फिर बेसिक के बारे में बात की है हम लोगों ने। तो बेसिकली यहाँ पे एक लड़का है अमन, वो उसके एग्जाम्पल्स को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या करता है कि उसने एक्सीडेंटली कुछ विनेगर के जो ड्रॉप्स थी उसको फर्श पे गिरा दिया। एंड या कुछ एक्सेल पे, ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या देखा कि बॉबलिंग सी हो रही है, तो उसने सोचा कि ये कुछ अजीब सी चीज़ है जो नहीं समझ पा रहा है वो। फिर उसने क्या किया कि एक सोप सॉल्यूशन लिया, उसको भी उसने एक्सेल पे या मार्बल पे गिराया, बट बबल्स उसमें नहीं उठे। विनेगर डालने पर बबल्स उठ रहे थे, बट एक्सेल में सोप सॉल्यूशन डालने पे या मार्बल पे सोप सॉल्यूशन डालने पे बबल्स नहीं उठ रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब विनेगर डाला तो बबल्स उठे, एंड जब विनेगर नहीं था, ओनली सोप सॉल्यूशन था, तब बबल्स नहीं उठे। तो बेसिकली उसका एक बेसिकली रीजन था दोस्तों, कि क्या रीजन था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो विनेगर है बेसिकली वो क्या करता है, एसिडिक एसिड होता है। जब भी एसिडिक एसिड आपके मार्बल या एग शेल के साथ में बेसिकली रिएक्शन करता है, एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज बेस, ठीक है। एंड जो विनेगर है दैट इज एसिडिक एसिड। जब भी बेस एंड एसिड का आपस में रिएक्शन होगा, तो क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बनता है। कैल्शियम एसिटेट बनेगा एंड वाटर बनता है। साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बबल्स। बेसिकली ये जो होता है, क्या होता है कि बेसिकली बबल्स बनने का रीज़न होता है जो मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिज़ोल्व होती है, और डिज़ोल्व होने से वो क्या करती है बेसिकली कैल्शियम एसिटेट को, वाटर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली प्रोड्यूस करती है। तो इससे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल्स को प्रोड्यूस करने लगती है। इसी वजह से ऐसा होता है कि जो विनेगर है, अगर आप एग शेल पे डालेंगे, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज अ बेस। जब भी एसिड एंड बेस मिलता है तो वो क्या करता है बेसिकली, वो बना देता है कैल्शियम एसिटेट। और ये कैल्शियम एसिटेट क्या करता है, कैल्शियम एसिटेट बेसिकली क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करता है। और बेसिकली ये क्या होता है, कैल्शियम एसिटेट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बबल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा क्या होता है, आपको ये केमिकल फॉर्मूला दे दिया गया है कि ये विनेगर है, दिस इज अ विनेगर। विनेगर को जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट मिला जो कि एक्स सेल पे या फिर मार्बल पे प्रेजेंट है, उसने क्या किया, उसने बेसिकली बना लिया, क्या बनाया, उसने बनाया कैल्शियम एसिटेट जो कि सॉल्युबल होता है। उसके अलावा उसने वाटर निकाला और साथ में निकाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ही एक्स शेल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, वो डिजोल्व करता है आउटर एक्स शेल, ठीक है। जैसे ही आउटर एग शेल को वो डिसॉल्व करता है, तो अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रबरी होती है, बहुत एकदम रबरी सरफेस रहती है उसकी। जिससे क्या होता है बेसिकली बाउंसी स्ट्रक्चर बनता है। आप रबड़ की बॉल जानते हैं, जैसे कि रबर की जो बॉल होती है, आप उसको बेसिकली जितनी बार जमीन पे मारेंगे वो उछलती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, एक बाउंसी बेसिकली या ट्रांसल्यूसेंट एग होता है, वो सामने आ जाता है। क्या होता है कि जब भी एसिडिक एसिड या विनेगर एग शेल पे डालते हैं जो कि खुद कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, तो उसकी आउटर लेयर जो होती है ना एग शेल की जो आउटर लेयर होती है,
ये बेसिकली क्या होती है, रप्चर हो जाती है। और जैसे ही ये रप्चर होती है आउटर लेयर, तो क्या होता है, अंदर की जो लेयर होती है वो एक रबरी फॉर्म होती है, रबर मतलब रबर की फॉर्म की तरह होती है। और ये रबरी फॉर्म क्या होती है, बाउंसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर देती है, बाउंसी पर्सनैलिटी या फिर ट्रांसल्यूसेंट एग को क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली मार्बल इरोजन में क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा कि अगर अगर हम विनेगर को एग शेल पर डालते हैं तो उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है और अंदर की लेयर कैसे बेसिकली टूटती है और क्या बनाती है। अब अगर हम मार्बल इरोजन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो मार्बल इरोजन होता है, तो मार्बल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है। ठीक है, जैसे ही विनेगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, और विनेगर एक वीक एसिड की तरह एक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, विनेगर एक वीक एसिड की तरह ही रिएक्ट करता है। ठीक है, ये डिजोल्व कर देता है मतलब टाइम के साथ में उसको। उसके बाद क्या होता है, यही वजह है कि जो एसिड रेन होती है वो बेसिकली बिल्डिंग को ऐसे ही अफेक्ट करती है। अब बबल्स का रीज़न क्या है, बबल्स का रीज़न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही एसिड जो एसिड होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है कार्बोनेट को, तो क्या बनता है, तो इस रिएक्शन में लिखा हुआ है कि जैसे ही एसिडिक एसिड मिलता है बेस के साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में, वो कैल्शियम एसिटेट बना देता है, साथ में वाटर निकालता है और CO2 गैस निकालता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बबलिंग आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ एसिडिक एसिड या विनेगर। तो बेसिकली CO2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो बबलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आई होप ये पूरा आपको जो स्लाइड है वो समझ में आ गई हो कि मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब भी एसिडिक एसिड या फिर एसिड जो होता है वो एक्शियल पे या मार्बल पे डालते हैं या बेस के संग रिएक्शन करता है इन जनरल, तो बेस के संग रिएक्शन करने के बाद में वो क्या करता है, CO2 गैस को निकालता है जो बबलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब उसने विनेगर मार्बल पे डाला या एक्शियल पे डाला, तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका बना होता है एक्शियल या मार्बल, वो रिएक्शन करता है विनेगर के साथ में, कैल्शियम बेसिकली एसिटेट बनाता है, वाटर निकालता है और साथ ही साथ CO2 गैस निकालता है। और CO2 गैस की वजह से अमन को बबलिंग दिखी थी विनेगर को मार्बल पर डालने के बाद में। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये चीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जो नेशनल साइंस डे है वो 28 फेब को होता है। फॉर नॉलेज ये याद रखिएगा, मे बी कहीं पूछ दिया जाए लाइफ में। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आपको कुछ और समझाते हैं। अब आपको ये समझाते हैं कि हम बेसिकली एसिड है या बेस है, ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटल तौर पर कैसे देखते हैं। हाउ विल रिकॉग्नाइज एसिड और बेस। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक पेपर आता है लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर को हम एज एन इंडिकेटर लेते हैं, किसका, एसिड है कि बेस है, सामने वाली चीज कि न्यूट्रल है। ये चीजें हम लिटमस पेपर के थ्रू डालेंगे, जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं। पहला सॉल्यूशन हमने ले लिया लेमन जूस का, दूसरा सॉल्यूशन ले लिया हमने सोप सॉल्यूशन का, आंवला जूस भी लिया, टैमरिंड वाटर ले लिया, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, कुछ भी आप सॉल्यूशंस ले लीजिए सारे के सारे। ठीक है, फिर आप क्या करिए कि ब्लू लिटमस पेपर, ध्यान रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात चल रही है ब्लू लिटमस पेपर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को हमने लिया, उसको स्मॉल पीसेस में कट किया, ठीक है, प्रॉपर उनको एक क्लीन एंड ड्राई टाइल पे रखा, एंड धीरे धीरे हम सारे सॉल्यूशन जो कि हमने यहाँ पर लिए हुए थे इनको उस पर डालना शुरू किया, एज मतलब एक ड्रॉपर में ले लेके। देन हम क्या देखते हैं, जब इन सारे सॉल्यूशन को हमने ब्लू लिटमस पेपर पर डाला। मैंने यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर की बात क्यों की थी, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कोई भी सॉल्यूशन डालने के बाद में उस पेपर का कलर क्या हो रहा है। अगर उस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो आप देखिए, अगर रेड लिटमस पेपर भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे ब्लू इसलिए लिया है क्योंकि बेसिकली अगर एसिड की बात होगी तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। बेस की बात होगी तो बेसिकली अलग चीज होगी, इसीलिए हमने वहां पर ब्लू लिटमस पेपर लिया है। तो देखते हैं, अगर हमने बेसिकली हम न्यूट्रल सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है,
या न्यूट्रल कोई चीज़ हमने सॉल्यूशन लिया है जो कि इन पेपर पे डाला है, या इन पेपर्स को अगर हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप किया है, तो क्या होता है, अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ही रहेगा। मतलब अगर कोई भी पेपर अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं खो रहा है तो वो क्या बना देता है, तो वो ये बताता है कि ये यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। जैसे कि आपका वाटर, अगर आप वाटर में अगर आप बात करें तो वाटर में अगर आप डालेंगे कोई भी पेपर, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर जो है वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक लिया है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपने एसिडिक लिया है, तो रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आता, रेड तो रेड ही रहेगा। चेंज क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर ये भी रेड बन जाएगा। हम कह सकते हैं, अगर इसको आप याद करना चाहें तो आप याद करिएगा कि एसिड लव्स रेड लिटमस पेपर। ये आपकी एक ट्रिक है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है। इसीलिए वो क्या करता है, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे हमने कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डाला है तो वो बेसिकली रेड लिटमस पेपर पे रेड कलर में चेंज हो जाता है। ओके, अब हम बात करें, अगर बेस की बात करें तो बेस में क्या चीज़ आती है बेसिकली, तो क्या होता है कि जो बेस है वो पसंद करता है किसको, वो ब्लू को पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेसिकली, बेस जो है ना, बेस के सॉल्यूशन में कोई भी कलर होगा, रेड का भी होगा, तो वो रेड भी ब्लू में चेंज हो जाता है। मतलब जो रेड कलर है वो भी ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू कलर जो है वो ब्लू रहेगा। हम इससे ये कह सकते हैं कि बी से बेस, बी से ब्लू। तो आपको दो तरीके समझ में आ गए। अगर आप इसको इस तरह से याद नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से याद करिएगा कि बेसिकली जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो रेड को बहुत पसंद करता है, बट जो बेस सॉल्यूशन है वो ब्लू को बहुत पसंद करता है। बी से बेस एंड बी से ब्लू। ठीक है, ऐसे याद करिएगा तो आपको ये बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। एंड न्यूट्रल को किसी से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल है, जो कि मीनिंग ही समझ में आ रहा है कि वो न्यूट्रल है, तो उसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो क्या करता है बेसिकली, वो रेड लिटमस पेपर को रेड में ही रहने देता है, ब्लू को भाई कहता है कि भाई अपने अपने हिसाब से रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट एसिड क्या करता है, एसिड रेड को बहुत पसंद करता है। अगर आप ऐसे एसिड याद नहीं कर पा रहे कि वो रेड को पसंद करता है तो आप बी को याद रखिए कि बी से अगर बेस है तो बी से ही ब्लू है, मतलब बेस जो है वो ब्लू में ही कन्वर्ट होगा, और जो एसिडिक है वो एसिड है जो रेड, वो रेड में कन्वर्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये। अब देखिए, हम थोड़ा सा जान लेते हैं, हमने तब से ये बात करी कि लिटमस पेपर आखिर ये लिटमस पेपर होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि आपको दो पेपर दिए हुए हैं, एक दे रखा है ब्लू लिटमस पेपर, एक दे रखा है रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो बेसिकली हम जानेंगे कि जो लिटमस है वो क्या होता है। बेसिकली लिटमस एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेंस। लाइकेंस से हमें नेचुरल सब्सटेंस लिटमस मिलता है। ये सॉल्यूशन की तरह भी मिल सकता है हमें, और हमें ये पेपर की भी फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, पेपर की फॉर्म में भी हमें ये मिलता है, जो कि आपके सामने ही दिख रहा है। और मतलब और बेसिकली ये हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है, दोनों ही फॉर्म से मिल सकता है। मिलता कहाँ से है, लाइकेन से मिलता है, और एक नेचुरल सब्सटेंस होता है। लाइकेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइकेन है क्या चीज़ जिससे कि हमें लिटमस मिलता है। एल से लाइकेन और एल से लिटमस याद रखिएगा। ठीक है, अब ये एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं बट लिटमस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, क्योंकि आप किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपनी छाप छोड़ देगा। अब हम पहले ये बात कर चुके हैं कि बेसिकली हम कैसे जानेंगे, या कोई ट्रिक क्या है जिससे कि हम ये याद कर पाएँ कि कौन सा सॉल्यूशन इसको ब्लू में कन्वर्ट करेगा या कौन सा रेड में। तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था, एंड दैट इज़ बहुत ईजी है, और आई थिंक ये आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जो मैंने पहले बताया था, दैट इज़ बी से अगर हमने ब्लू याद रखा है तो जो ब्लू है वो बी से बेस, बेस में ब्लू बन जाएगा और एसिड में रेड बन जाएगा। वेरी इजी नाउ, कंसेप्ट आपको लर्न करने में बहुत इजी हो गया, आई होप सो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये इजी लगा लर्न करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि लाइकेन से हमें लिटमस पेपर मिल रहा है, ठीक है। लाइकेन्स क्या चीज़ है उसके बारे में बता देंगे। बेसिकली क्या होता है कि लिटमस पेपर हमें किससे मिला, हमें मिला लिटमस पेपर लाइकेन्स से। लाइकेन्स खुद क्या है, बेसिकली लाइकेन्स क्या है, लाइकेन्स फंगस प्लस एल्गी का एक एसोसिएशन है। मतलब लाइकेन्स की खुद की कोई पहचान नहीं होती, लाइकेन्स की खुद की कोई पहचान नहीं है। वो क्या करता है, जब फंगस और एल्गी साथ में रहने लगते हैं एज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो बेसिकली ये मिल करके लाइकेन्स बना लेते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, जो बेसिकली लेप्रोज है, ये लाइकेन है, इसमें फंगस और एल्गी आपको दोनों मिलेंगे। फॉलियोज लाइक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है पेड़ों पे, कहीं कहीं पे ब्रांचेस पे आ जाता है, वो भी लाइकेन है। ब्रांचेस पे ये आपको मिलेगा, ये भी लाइकेन है। लाइकेन का मतलब क्या हुआ कि इसमें एल्गी एंड फंजाई दोनों ही होंगे बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबको पता है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि लाइम वाटर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लेमन वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लाइम वाटर का मतलब होता है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में सॉल्युबल बनाते हैं तो बेसिकली वो होता है लाइम वाटर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, चूना कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं, ठीक है, और इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और बेसिकली जो भी रहता है उसको हम लोग प्रॉपर फिल्टर कर लेते हैं और ये लाइम वाटर की फॉर्म में मिल जाता है हमें, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोगों ने क्या किया, वाटर के साथ में मिक्स कर लिया, तो हमें मिल गया लाइम वाटर। आई होप आपको समझ में आया हो। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो हमें लाइम वाटर मिलता है। एंड लाइम वाटर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है वाटर में। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो लाइम वाटर बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि कैसे ही एसिड और बेस एंड बेसिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस को हम इंडिकेट करते हैं लिटमस के अंदर, लिटमस पेपर के अंदर। अब चलिए बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। बेस एंड एसिड होते क्या चीज़ है, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड कैसे इंडिकेट करेंगे, बेस कैसे इंडिकेट करेंगे, और अब ये जानेंगे कि बेसिस और एसिड होते क्या चीज़ हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है। बेसिस एंड एसिड क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये जानेंगे सबसे पहले कि बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आप सोप से नहाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। तो सोप आपने देखा है कि अगर थोड़ा सा भी गीला होता है, ठीक है, तो वो स्लिपरी हो जाता है, हाथ से छूटने लगता है बेसिकली बार बार। और कभी कभी तो अगर सोप मतलब जमीन पे पड़ा हुआ है तो आप स्लिप भी कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिस की ये क्वालिटी होती है, बेसिकली बेस बेसिस आर स्लिपरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपको कोई भी एले मतलब सब्सटेंस दे दें और पूछे कि अब आप इसे हाथ से छूकर बताइए, अगर उन्होंने बोल दिया है कि हाथ से छूकर बताना है तो इट्स वेरी इजी। अगर आपने हाथ से उसको छुआ बेसिकली तो वो सोपी सा फील होगा, हल्का सा आपको बेसिकली स्लिपरी स्लिपरी सा फील होगा, हाथ पे चिकना चिकना लगने लगेगा। दैट मीन्स आप बेस को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है आप देखिए, बेसिक्स आर जनरली सिपरी सिपरी होते हैं टच करने में। बेसिस में जो टेस्ट होता है वो बिटरनेस होती है बेसिस में, ठीक है। एसिड में क्या होता है, सोरनेस आती है, मतलब खट्टापन सा आएगा आपको, वो सोर टेस्ट करते हैं। बट जो बेसिस होते हैं वो बहुत ही बिटर सा टेस्ट करते हैं, साबुन साबुन सा, खारा खारा सा। बेकिंग सोडा आप अगर टेस्ट करिए तो आपको वैसे ही फील होगा, कुछ रफ रफ से लगता है, ठीक है। एंड मतलब ये भी हो सकता है कि हर चीज़ जो बिटर होती है वो टेस्ट वो बेस ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है, बट मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है।
अब एसिड की अगर हम बात करेंगे तो एसिड जो होता है वो टेस्ट में सोर लगता है। एंड बेसिकली यही इसकी एक मेन पहचान होती है कि सोर लगेगा तो एसिड है। जितना भी सोर लग सकता है आपको एसिड ही लगेगा, बेस नहीं लगेगा। बेस बिटर लगेगा। एंड बेस को सबसे अच्छा है कि आप हाथ से टच करके देखें तो आपको स्लिपरी सा, हल्का सा, रफ रफ सा फील होगा। तो वो बेसिकली इसीलिए है। अब देखिए कुछ एक टेबल दे रखी है हमने। वो टेबल आपको ये बता रही है कि जो सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली कौन कौन से एसिड हैं। इनसे क्वेश्चंस वैसे तो नहीं आते, एक आध बाई चांस पूछ ले रहे। आप ये टेबल ज़रूर याद करिएगा कि बेसिकली जो ऑरेंज या लेमन होता है उसको हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड की बात करेंगे अगर हम लोग, या फिर ग्रेप्स की बात करेंगे, इमली की बात चल रही है, टैमरिंड मीन्स होता है इमली। इमली या ग्रेप्स की बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा बेसिकली कि जो इमली है या फिर ग्रेप्स है, जो इमली या ग्रेप्स हैं बेसिकली वो टार्टरिक एसिड रखते हैं अपने अंदर। टोमेटो जो होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो टोमेटो के अंदर जो सीड्स होते हैं बेसिकली वो पार्ट होता है ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में अभी हमने सबसे पहली स्लाइड विनेगर की ही पढ़ी, वो होता है उसमें लैक्टिक एसिडिक एसिड, सॉरी। एंड जो कर्ड होता है वो लैक्टिक एसिड इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो मिल्क से बनता है। जो कर्ड है उसमें आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। टी में आपको टैनिक एसिड, टी से टी और टी से टैनिक एसिड याद रखना आप। अनियन में ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा आपको। टोमेटो में एंड अनियन में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। और कहीं भी नहीं मिल रहा है तो हम इसको अलग से भी याद कर सकते हैं लिख करके, टोमेटो प्लस अनियन। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि टोमेटो एंड अनियन में ऑक्सैलिक एसिड है। ओ से अनियन है और ओ से ऑक्सैलिक एसिड है। टोमेटो को आप याद रख लीजिएगा कि टोमेटो में 2 बार ओ आता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो, TO2 और टी से O2 ऑक्सैलिक एसिड। तो टोमेटो में एंड अनियन में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। पोटैटो में या कैरेट में बेसिकली हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। कोकोनट में हमें कैप्रिक एसिड, सी से कोकोनट एंड सी से कैप्रिक एसिड। अगर कहीं मल्टीपल चॉइस में आ जाता है तो आपको फॉर रिमेंबर ये इजी पड़ेगा, सी से कोकोनट एंड सी से कैप्रिक एसिड। इससे पहले हमने अभी एक टी वाला याद किया है कि टी से टी एंड टी से टैनिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पाया जाता है गैस्ट्रिक एसिड में। रेड आंस में बहुत फेमस है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सोयाबीन में फाइटिक एसिड पाया जाता है। उसी तरह से राइस में भी फाइटिक एसिड पाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सोया बीन है प्लस राइस, इसको आप अलग से ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको इजी पड़े। दो अगर कॉम्बिनेशन में आपको मिल रहे हैं तो आप इनको ज़रूर याद करिएगा कि दोनों में ही कौन सा एसिड है, फाइटिक एसिड है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड मिलता है, लिखा भी होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, आप कभी चेक करिएगा। मिल्क में हमें पता है कि कर्ड एंड मिल्क, कर्ड प्लस मिल्क में हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। एंड टैपियोका में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। गैस्ट्रिक जूस की अगर हमने बात की है तो गैस्ट्रिक जूस प्लस टैपियोका दोनों में ही हमें HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। आई होप आपको थोड़े थोड़े से अभी याद हो गए हों, क्लियर हो गए हों। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स पे, स्लाइड पे। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एसिड और बेस के लिए, बट लिटमस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और है इंडिकेटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रेड रोज़। ये आपको रेड रोज पूरा दिख रहा है, इसी की बात हो रही है, इसी की लीव्स की, इसी के पेटल्स की सॉरी बात हो रही है। ये आपको रेड रोज जो होता है उसको भी हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है, लाइकेन से जो मिलता है लिटमस, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वी कैन यूज रेड रोज एज अ सब्सटेंस, एज एन इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस, ठीक है। ये भी एक नेचुरल सब्सटेंस है लाइक लिटमस पेपर की तरह ही। क्या करेंगे, हम कुछ पेटल्स लेंगे इसकी, रोज की, ठीक है, और उनको प्रॉपर वॉश करके ठीक रख देंगे। उसके बाद में उनको क्रश करेंगे, जैसा कि हमने क्रश किया हुआ ये डाल रखा है पूरा, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ग्लास टम्बलर में डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे और प्रॉपर पूरी तरह से जो रेड रोज की जो पेटल्स हैं उनको कम्प्लीटली इमर्स्ड होने देंगे, ठीक है।
फिर क्या होगा, कवर कर देंगे मतलब ग्लास लिड को। उसके बाद में कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि अपने आप ही जो वाटर है, देखिए जहाँ पे आपको ये वाटर दिख रहा है प्रॉपर कलर्ड हो गया है, ठीक है। अब ये जो कलर वाटर है इसको हम यूज करना शुरू कर देंगे, बेसिकली फिल्टर करके पेटल्स को अलग कर देंगे और वाटर को अलग कर देंगे। उसके बाद में इस वाटर को हम यूज करेंगे एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। आपको पता है रेड लिटमस पेपर है तो कौन पसंद करता है, एसिड पसंद करता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर है तो बेस पसंद करता है। उसी तरह से ये आपको प्रॉपर एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा कि रेड कलर है तो कौन सा, ये रेड कलर कब चेंज नहीं होगा, ये कब या फिर ये कब ब्लू में चेंज हो जाएगा, इस तरीके की चीजें हम देखेंगे। एक बार एक्सपेरिमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एसिड बेस का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। अब देखिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने क्या किया कि लेमन जूस की बेसिकली कुछ इसमें ड्रॉप्स डाले। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर आपको एसिड मिल रहा है तो वो हमेशा रेड में कन्वर्ट होगा। बी से बेस है तो बी से हमेशा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपको रेड दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है अगर आप इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं तो क्या होगा, लेमन जूस डाला कलर चेंज नहीं हुआ, बट सोप सॉल्यूशन डाला तो कलर चेंज हो गया है। अब लाइक अ ब्लू कलर बनता है, बट इसको आप कुछ भी मतलब इट्स काइंड ऑफ ब्लू। ऐसा नहीं है कि आपको वो प्रॉपर नीला कलर देगा, बट इट्स काइंड ऑफ ब्लू कि हाँ अगर ये चेंज हो गया है कलर तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये बेस है। क्यों? क्योंकि बेस तो ब्लू कलर को पसंद करता है, हमने इंडिकेटर लिया है रेड कलर का, तो जाहिर सी बात है जो सॉल्यूशन रेड कलर को पसंद करेगा तो वो रेड में तो रेड ही रहेगा, है ना। जो सॉल्यूशन ब्लू कलर को पसंद करेगा भाई वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, अपने अकॉर्डिंग डाल देगा। तो यहाँ पे वही बात चल रही है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरी चीज कंसेप्ट क्लियर हो। अब हम आपके एक और फ्लावर की बात करेंगे, हम हाइड्रेंजिया फ्लावर की बात करेंगे, ठीक है। हाइड्रेंजिया क्या है, एक प्लांट है जो कि बेसिकली कूलर क्लाइमेट्स में रहता है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर से फ्लावर्स देता है। और इसमें एक चीज समझो, क्या समझो आप, कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें आप ये समझिए कि जो हाइड्रेंजिया का जो कंसेप्ट है वो उल्टा चलता है। अगर सॉइल एसिडिक सॉइल है तो ये कलर क्या देगा, ब्लू। अगर बेस सॉइल है, बेसिक सॉइल है, तो ये कलर क्या देगा, पिंक कलर देगा फ्लावर को। ये दो टाइप्स के फ्लावर निकालता है हाइड्रेंशिया। कभी अगर आ जाए या फॉर नॉलेज पर्पस यू जस्ट रिमेंबर दिस के दो टाइप्स के फ्लावर निकालता है हाइड्रेंशिया। तो जो ब्लू फ्लावर अगर निकले तो इसका मतलब वो किस सॉइल में है, वो एसिडिक सॉइल में है। इसका कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा है जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे। और अगर उसने पिंक फ्लावर निकाले हैं दैट मीन्स जो उसका सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉइल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो एसिडिक सॉइल है वो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर फ्लावर को, है ना, जबकि जो बेसिक सॉइल होती है वो पिंक या रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करती है। अब हम टर्मरिक को भी एज एन इंडिकेटर लेते हैं। बहुत ही जनरल और डेली सी चीज है। अगर आप देखोगे कपड़ों पे जब हल्दी लग जाती है, कपड़ों पर जब भी हल्दी लगती है तो आप क्या देखते हैं उसमें, आप देखते हैं कि अगर हमने उसको धुल दिया है तो वो क्या होता है, बेसिकली रेड कलर में वो स्पॉट कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे सनलाइट की प्रेजेंस में वो स्पॉट प्रॉपर उड़ भी जाता है, वैनिश हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हमने क्या किया कि एक पेस्ट बना लिया टर्मरिक का, ठीक है। अब हमने इसको प्रॉपर तरीके से एक टर्मरिक पेपर भी ले लिए, प्रॉपर तरीके से इसको हमने सब्सटेंस को क्या किया कि टर्मरिक पेपर लिया, प्रॉपर तरीके से हमने इसको यूज़ किया, ठीक है, सब्सटेंस मतलब एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सोप सॉल्यूशन की वजह से अगर ये रेड रेड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बात बेस की हो रही है। मतलब जब भी टर्मरिक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या देगा, रेड कलर।
बहुत ईजी है क्योंकि आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कभी हल्दी लगा लीजिएगा सब्जी वब्जी, फिर देखिएगा जब मम्मी उसको उन कपड़ों को धुलेंगी और जैसे ही वो कपड़े धुलकर बाहर आते हैं तो जो जो स्पॉट है वो रेड कलर सबसे पहले होता है। आप उसमें एक बार सोप लगा के ऐसे देख लीजिएगा, जो कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है आप उसको यूज़ करिए एंड अप्लाई दैट ऑन योर हल्दी स्पॉट। फिर आपको क्या दिखेगा कि आप वो एकदम ही कलर चेंज करके रेड कलर पकड़ लेता है। दैट मीन्स अगर आप हल्दी को बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं दैट कन्वर्ट्स इनटू ना रेड स्पॉट, रेड कलर। ओके, चलिए बात करते हैं हल्दी के बारे में थोड़ा सा कि हल्दी क्या है। ठीक है, हल्दी को बेसिकली हम लोग गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जानते हैं। अगर बाय चांस बोल दिया जाए कि गोल्डन स्पाइस क्या होता है तो हम हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं। गोल्डन स्पाइस क्यों बोल रहे हैं? बहुत फ़ायदेमंद होती है, वेट लूज से लेकर एंटी बैक्टीरिया सारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने में, एंटी बैक्टीरियल और वेट लूज करने में, जितना भी आपके अंदर कफ अफ है सब कुछ निकालने में हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में अगर आप हल्दी ले रहे हैं ना, आपके अंदर का सारा पोर्शन जो भी वायरल इन्फेक्टेड है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब डरते हैं हल्दी से, इसीलिए इसको गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। बहुत ही कीमती है ये। तो बेसिकली टर्मरिक होता क्या है, वो एक जिंजर फैमिली का मेंबर होता है जो कि इंडिया में ग्रो करता है और कंट्रीज में भी करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आयुर्वेद की बात करें तो टर्मरिक को हम लोग बहुत सारे मेडिसिन को बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। There are substances whose orders change in an acidic or basic medium. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो अपनी महक को ही ख़त्म कर देते हैं या महक को चेंज, स्मेल को, अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं जब वो एसिडिक मीडियम में डिजोल्व होते हैं या फिर वो बेस मीडियम में डिजोल्व होते हैं। तो उनकी जो स्मेल होती है वही कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। मतलब अगर वो बेस मीडियम में मिले हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप की ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, अगर वो एसिडिक मीडियम में मिले हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप के ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। थोड़ा बहुत आप भी स्मेल से समझ लेते हैं चीज़ें, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है, थोड़ा सा आप जनरली स्मेल करने की कोशिश करिएगा चीज़ें तो आपको बेस जो बेसिस होते हैं उनकी स्मेल थोड़ी अलग होती है एंड जो एसिड होते हैं उनकी स्मेल थोड़ी अलग होती है। एंड अगर कोई सॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस बेस में या फिर एसिड में मिल करके अपनी ही ऑर्डर को चेंज कर ले रहा है तो वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करेंगे अनियन की। अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज द olfactory indicator in all these four, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में उन्होंने अगर आपको ये पूछ लिया कि इनमें से olfactory इंडिकेटर कौन सा है, अगर अनियन उस ऑप्शन में है तो अनियन आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, अनियन को लिया, ठीक है, कॉटन क्लोथ में प्रॉपर रखा, फिल्टर पेपर में रखा और पूरी रात के लिए उसको बंद करके फिल्टर पेपर को या कॉटन क्लॉथ को रख दिया। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप बेसिकली जब उन कॉटन क्लोथ को स्मेल करेंगे तो अलग ही स्मेल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या करिए कि एक में आप मतलब फिर क्या करिए कि जो क्लॉथ है, ठीक है, उनको एक सरफेस पर रखिए, कुछ ड्रॉप्स आप इमली की डाल दीजिए, इमली वाटर की, और कुछ ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा के डाल दीजिए दूसरे कॉटन क्लॉथ पे जिसमें कि आपने अनियन को प्रॉपर रखा था। उन क्लॉथ्स को, दो क्लॉथ्स को लीजिए जिसमें कि अनियन रखा था, एक में आप टैमरिंड सॉल्यूशन डाल दीजिए और एक में आप डाल दीजिए प्रॉपर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स को प्रॉपर स्प्रेड होने दीजिए। जब भी वो एसिड के संग रिएक्शन करेगा तो जो पंजेंट स्मेल होती है अनियन की वो नहीं चेंज होती। रीज़न क्या है, बेसिकली अनियन के अंदर जो सल्फर कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि अनियन की ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन उनको कभी चेंज नहीं करता। अनियन ऑर्डर remains unchanged। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्यों, क्योंकि जो सल्फर
जो बेसिकली सल्फर पाया जाता है अनियन में, सॉरी नॉट नेवर चेंज, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बेसिकली सल्फर जो सॉल्यूशन होता है, सल्फर जो बेसिकली सब्सटेंस पाया जाता है अनियन में, वो कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। बट अगर बेस की बात की गई है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में, तो बेसिकली क्या होता है कि स्मेल ऑफ अनियन जो है डिसअपेयर्स। क्यों? क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, सल्फर कंपाउंड के संग रिएक्शन करता है और सल्फर कंपाउंड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज सल्फर कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया हो इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली एसिड के साथ में जब भी वो अनियन सब्सटेंस वाला कॉटन फुल रिएक्शन करेगा, तो जो अनियन की जो ऑर्डर है, बेसिकली जो पंजेंट स्मेल है सल्फर कंपाउंड्स की जो कि अनियन के अंदर मिलते हैं, उनकी ऑर्डर चेंज नहीं होती। लेकिन अगर वो बेस के संग रिएक्शन कर रहा है तो 110% डेफिनेटली वो चेंज होगी ही होगी। जो ऑर्डर है बेसिकली वो चेंज हो ही जाती है और वो न्यूट्रलाइज कर लेता है। बेसिकली बेस के संग अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है सल्फर कंपाउंड्स को, जिसकी वजह से जो अनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपको कोई स्मेल फील नहीं होगी अनियन की। अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में समझ लेते हैं बेसिकली कि यहाँ पे जो एक साइंटिस्ट हैं पीसी राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, रे, इनके बारे में जानते हैं कि इनको बोलते हैं पीसी रे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको बोल देते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री बोलते हैं इनको। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जो पीसी रे साइंटिस्ट थे, मतलब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, केमिस्ट्री में डॉक्टरेट ली थी यूनाइटेड किंगडम से, यूके से। ठीक है, इंडिया आए, इन्होंने क्या किया, इंडिया की जो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बेसिकली, उसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और उसके अलावा ये सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। सबसे पहले आप इनको सिर्फ एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा याद करिएगा, और जो फार्मास्यूटिकल, पहली चीज़, इंडियाज फर्स्ट कंपनी, दूसरी चीज़ फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री हैं बेसिकली आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। इन्होंने इंडिया की फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी भी डाली थी। ये दो चीज़ें इनके बारे में ज़रूर याद करें। अब बात करते हैं कि बेसिकली क्या होता है जब भी एसिड को हम बेसिक सब्सटेंस के साथ में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट दिया है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम वही एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप लेमन जूस को बेसिकली ऐड करते हैं किसी भी लिटमस पेपर में, आपने अगर ब्लू लिटमस पेपर में दे दिया, तो कोई भी एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमेशा ही वो रेड कलर देगा। अगर वही हम बेकिंग सोडा को ऐड कर दें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, ब्लू ही कलर रखेगा, क्योंकि बेसिकली बेस से बी से ब्लू है और बी से बेस है। ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। अब सिंस हम बात कर रहे थे कि अगर एसिड एंड बेस आपस में मिक्स हो गए तो क्या हो जाएगा, नमक बना लेंगे भाई। वो क्या करते हैं, बेसिकली साल्ट बनाते हैं, वाटर निकालते हैं और हीट निकालते हैं। ठीक है, एसिड रिएक्शंस को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन।
क्योंकि एसिड ने बेस को क्रॉस कर दिया, कुछ बना नहीं सिवाय नमक के। जब कुछ बना नहीं, किसी चीज़ पे कोई असर नहीं पड़ा ऐसा, तो बेसिकली उसको हमने बोल दिया न्यूट्रलाइजेशन। हमने देखा है कि जब भी हम न्यूट्रल सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर के संग कुछ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रल है, मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। अंडरस्टूड? न्यूट्रल है, मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो खुद को ही वो करेगा, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि जो जब भी एसिड एंड बेस आपस में मिलेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्रिएट कर देंगे, साल्ट बना लेंगे, वाटर बना लेंगे एंड हीट प्रोड्यूस करेंगे। आप बेसिकली यहाँ पे कुछ बात चल रही है डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। क्वेश्चंस इनसे बहुत बनते हैं क्योंकि वो एक जनरल आपको एक चीज़ दे देंगे जो भी आप कभी आपकी डेली लाइफ में हुई हो, डेली डेली लाइफ में नहीं तो कभी लाइफ में वंस इन लाइफ हुई हो, बट आपको उसका पता होना चाहिए कि आखिर इसका क्या क्योर है अगर ऐसा कुछ होता है। तो इन्होंने क्या बताया आपको कि अगर कभी भी चींटी काट लेती है, ठीक है, तो क्या होगा। हमने पढ़ा है एंट में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। अगर कभी भी चींटी काटती है तो आप उसमें ना क्या करिए, बेकिंग सोडा को रब कर लीजिए। फॉर्मिक एसिड निकला चींटी के साथ में, उसको आपने बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्शन दे दिया। बेकिंग सोडा मतलब बेस के साथ में रिएक्शन दे दिया, क्या बन गया, नमक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, असर खत्म हो गया एसिड का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। उसी तरह से क्या होता है कि जब हम एक्सेस यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का बेसिकली, है ना, तो इससे सॉइल जो होती है वो एसिड हो जाती है। एसिड होती है तो हम लोग उसको लाइम के साथ में, एसिडिक सॉइल को आप क्या करिए कि एसिडिक सॉइल को लाइम के साथ में बेसिकली रिएक्शन करवा दीजिए, तो भी क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है, अगर आपको चींटी काट रही है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉर्मिक एसिड क्या करता है, बेसिकली फॉर्मिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है, सिंस एसिड है, आपको अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब चींटी के काटने के असर को कम करना है या खत्म करना है, आप बेस रगड़ लीजिए वहाँ पे, बेस से खुद को उस जगह पे रब कर लीजिए थोड़ा सा, मतलब बेकिंग सोडा लीजिए और उससे रब कर लीजिए उस पोर्शन को। देन व्हाट यू विल सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, कोई असर नहीं पड़ा फॉर्मिक एसिड का आपके अंदर, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से आपकी जो सॉइल है फार्मर्स की, अगर वो एसिडिक हो गई है, तो आप लाइम मिक्स कर दीजिए, ठीक है। लाइम मिक्स करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली लाइम मिक्स करने से क्या होता है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और उसका असर खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस फर्टिलाइजर की वजह से जो एसिडिक सॉइल बनी है उसका। अगर सॉइल बेसिक है तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे बेसिकली, हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि मैन्योर ऐड कर देंगे या फिर लीव्स को ऐड कर देंगे सॉइल में, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे एसिड निकलता है और वो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिक सॉइल होती है उसके नेचर को ख़त्म कर देगा। बेसिक सॉइल में क्या ऐड करेंगे हम, बेसिक सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम मैन्योर ऐड कर देंगे, बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। मीन्स एसिड होता है इसमें, ठीक है। तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर जो सॉइल है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब हुआ कि उसमें ना ना तो एसिड काम कर रहा है ना बेस काम कर रहा है वहाँ पे। दैट मीन्स कि वो डिफिशियंसी है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर, इसीलिए ऐसा है। आई होप आपको इतना पूरा क्लियर हो, ठीक है, चीज़ों में जितना भी मैंने अभी तक एसिड और बेस से रिलेटेड कंसेप्ट समझाया है, आई होप आपको वो क्लियर हुआ हो। नहीं क्लियर हुआ है, डू लेट मी नो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका थोड़ा भी कहीं से भी बेसिकली थोड़ा भी डाउट रहे। अगर डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, उस सब टॉपिक का नाम लिख दीजिए कि मुझे अभी इसमें डाउट है, मैं उसको थोड़ा सा सेपरेटली आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके उसको क्लियर करूँगी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। चलिए इसका थोड़ा सा नटशेल देख लेते हैं हम लोग एक बार। नटशेल का मतलब है कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होते हैं नेचर में, लाइकेंस क्या होते हैं, रेड रोज या रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इनको बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेचुरल सब्सटेंस की तरह एज एन इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं,
रेड रोज को यूज कर सकते हैं, लाइकेंस को, ये दो तो हम पढ़ चुके हैं। रेड हिबिस्कस को, गुड़हल के फूल को भी यूज कर सकते हैं। पर्पल जो कैबेज होती है, मतलब जो बैगनी जो पत्तेदार गोभी होती है ना, बेसिकली पत्ता गोभी, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। टर्मरिक को हम पढ़ ही चुके हैं यूज करने के लिए। सब्सटेंस जो बेसिकली अलग अलग कलर्स शो करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। एसिड जो होता है वो क्या कर देता है, रेड को बहुत पसंद करता है। ब्लू जो होता है वो बी से बेस एंड ब्लू से बी से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेड रोज जो होता है वो ऑब्वियस है कि रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और ग्रीन कलर देता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि वो कुछ टची ब्लू सा रहता है, बट वो ग्रीन कलर है बेसिकली, क्योंकि वो मोस्टली ग्रीन दिख रहा था, पर वो टची ब्लू आप उसको समझ सकते हैं कि उसने कलर चेंज कर दिया। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है रेड कलर से, दैट मीन्स वो एसिडिक है। कोई और कलर अगर बन रहा है, मतलब ब्लू या टची ब्लू या ग्रीन टाइप का, जो हल्का सा ब्लूइश समझ में आता है, तो वो आपका बेस है। उसी तरह से जो टर्मरिक होती है उसका येलो कलर रेड बन जाता है अगर हम उसमें कपड़े धोने वाला साबुन रगड़ दें, इन जनरल फॉर्म में बता रही हूँ, बेसिक सॉल्यूशन अगर ऐड कर देते हैं तो। एसिडिक में उसमें कोई असर नहीं पड़ता, न्यूट्रल में उसमें कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, टर्मरिक पे किसी भी सॉल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ेगा एक्सेप्ट बेस। अगर बेस दिया है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो किसी भी कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे आप उसे एसिड दे दीजिए या फिर आप उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन दे दीजिए, ठीक है। जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और गर्मी पैदा होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है, ठीक है। मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक रेड एंड वाइट होती है, या फिर एसिडिक बेसिक नेचर होता है सॉइल का, जो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, उनके बारे में यहाँ बात चल रही थी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ हो। अगर लग रहा है कि क्लियर नहीं है, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि आपका थोड़ा भी डाउट रहे इसमें। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें सी टैट में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लीज़ इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैंने आपको ट्रिक्स बता दी हैं कि कैसे आप लिटमस पेपर के कलर चेंज को बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो। प्लीज़ लेट मी नो, एंड वन मोर थिंग, कि जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मैं ऑनलाइन बैचेस भी लगाती हूँ फॉर बायोलॉजी 9 to 12, अगर आपको लगता है, एंड फॉर साइंस फॉर सी टैट बेसिकली 6, 7, 8। तो अगर आपको लगता है, मैं पेडागॉगी भी पढ़ाती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप सी टैट क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ चल करके, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए। आप मुझे डीएम करिएगा ऑन फेसबुक आईडी ऑल्सो। मैं आपको प्रॉपर अपना नंबर शेयर करूँगी एंड वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। आई होप आपका क्लियर हुआ वो चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठा के विद्यालय में। दोस्तों, हमारा वन शॉट रिवीजन चल रहा है सी टेट का, एनसीईआरटी का। तो हम आज बात करेंगे वन शॉट रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यू कैन लर्न इट ईजिली अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक। दोस्तों, आपने अपने घर पे देखा है कि बाहर अंधेरा है, बट स्टिल आप क्या है, एक स्विच ऑन करते हैं और आपको लाइट जल जाती है, या फिर आप एक स्विच ऑन करते हैं, गर्मी में पंखा चल जाता है। तो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ देयर स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ? क्या होता है, क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, या किस वजह से क्या प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एक स्विच ऑन करते हैं हमें लाइट, एंड एक स्विच ऑन करने पे हमें फैन ऑन मिल जाता है। तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली दोस्तों काम करते हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी से जो बेसिकली डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो अगर हम कुकिंग की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक केटल। अगर आजकल ये केटल सबके घर में मिलती है एंड बहुत ही कॉमन हो चुकी है कि अगर आपको पानी गर्म करना है तो आप क्या है कि इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं, एक बटन स्विच ऑन करते हैं और आपका जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। मिक्सर, आपको कोई चीज़ पीसनी है, मिक्स करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, मिक्सर का यूज़ करते हैं, ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। टोस्टर है, बेसिकली टोस्टर क्या होता है, ब्रेड वगैरह को प्रॉपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम टोस्टर का यूज़ कर लेते हैं। अवन का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। अगर हम गैस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, और उनमें अवन आता है, माइक्रोवेव आता है। कभी आप, ये बेसिकली कॉमन है आजकल सब जगह पे, बट जिनके यहाँ नहीं है तो उनके यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि माइक्रोवेव या फिर अवन जो होता है, बेसिकली इसमें आप चीज़ें बना सकते हैं, चीज़ें गर्म कर सकते हैं। इसके यूटेंसिल्स थोड़े अलग आते हैं जो कि माइक्रोवेव सेफ होते हैं। अब बात करेंगे अगर हम लोग लाइटिंग की, तो बेसिकली हमें हाउसेज में, ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में
काफ़ी लाइट लाइट वगैरह देखने को मिलती ही है। आप हर जगह जाओगे, अंधेरे में आप कैसे देखोगे? तो वहाँ पे अगर आप लाइट्स देखते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल है। कुकिंग में जो इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर, ग्राइंडर, रोस्टर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन में तो बस, ट्रेन, स्कूटर, कार, आजकल ईवी आने लगे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे कार का आइडिया है, स्कूटर का आइडिया है, ईवी होते हैं, बसेस ईवी होते हैं, ट्रेन का आइडिया नहीं है कि ईवी होती है। एंड लिफ्ट, लिफ्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर रुक गई तो आपकी लिफ्ट अपने आप रुक जाएगी। एस्केलेटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। एंड हीटिंग एंड कूलिंग की बात करेंगे तो फैन, फैन आपको कूलिंग देता है। रूम हीटर, सर्दियों में आप रूम हीटर का यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी चलता है। इमर्सन रॉड जो आप पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो गीज़र होता है, रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर कंडीशनर मीन्स एसी की बात चल रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल तो गांव वगैरह में भी इलेक्ट्रिसिटी आना स्टार्ट हो गई है। अगर हम लोग एंटरटेनमेंट की बात करें तो टेलीविजन या रेडियो जो है वो है। एंड कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट। एंड अदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली तो वाटर पंप, क्रेन या कंप्यूटर, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर डेली लाइफ। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब दोस्तों आपको ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कैसे होती है। बेसिकली क्या होता है कि इसको जनरेट करने के मल्टीपल वेज होते हैं, लाइक विंड मिल्स होता है, या फिर विंड एनर्जी होती है, सोलर पैनल्स होते हैं जो कि सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। आजकल सोलर पैनल का बहुत यूज़ किया जाता है। वाटर के गिरने से भी होती है और नेचुरल गैस और कोल से भी होती है। बेसिकली हमें इनमें से एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि सोलर पैनल से क्या होती है, सीधे सीधे वो सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और बेसिकली क्या करते हैं कि करंट को बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है तो वो वायर में सीधे फ्लो करना स्टार्ट करता है। ये सोलर एनर्जी की बात हो गई। अब बात आती है कि विंड मिल, यहाँ पे बात चल रही है कि विंड मिल या फिर विंड एनर्जी या फिर वाटर से या फिर नेचुरल गैस या फिर कोल से एनर्जी कैसे आती है। ये सब कुछ नहीं करते, ये सब एक काम करते हैं। ये सीधे सीधे बेसिकली चाहे विंड मिल हो, हवा से क्या होता है, ये हवा अगर होगी तो ये सब बेसिकली टरबाइन को घुमाएंगे। टरबाइन एक स्ट्रक्चर होता है जिसके घूमने से क्या होता है, जनरेटर में करंट फ्लो होता है, क्योंकि ये जनरेटर को धक्का देते हैं, ठीक है। जनरेटर को धक्का दिया तो करंट बनना स्टार्ट हुआ जो कि वायर में फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली सोलर एनर्जी को छोड़ दें तो यहाँ पर टरबाइन नामक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। विंड मिल, विंड एनर्जी, ये सब क्या करते हैं, हवा से बहुत प्रेशर हवा दी जाती है जिससे कि टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमेगा तो ये जनरेटर को घुमाएगा और जनरेटर से वायर में करंट फ्लो होगा। अब चाहे आप बात करो वाटर के फॉल से भी क्या होता है, जैसे ही वाटर बहुत प्रेशर के साथ गिरता है तो भी टरबाइन घूमेगा और जनरेटर में फ्लो स्टार्ट होगा। उसी तरह से नेचुरल गैस या कोल क्या करते हैं, बेसिकली ये स्टीम के थ्रू क्या करते हैं, मतलब टरबाइन का फ्लो स्टार्ट करवाते हैं एंड जनरेटर के थ्रू अगेन वायर में फ्लो जाएगा करंट का। अब बात आती है कि टरबाइन के घूमने से जनरेटर में कैसे करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेट होती है प्लस कॉइल होती है, ठीक है। कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नेट क्या होता है कि टरबाइन जब मूवमेंट करती है तो वो जनरेटर को धक्का देती है। जैसे ही जनरेटर को धक्का पहुंचता है तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट प्रेजेंट होती है वो कॉइल को पुश करना स्टार्ट कर देती है। मूवमेंट होगा अगर मैग्नेट के अंदर तभी कॉइल पुश होगी। मूवमेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। मैग्नेट के मूवमेंट से क्या होता है, कॉइल में मूवमेंट स्टार्ट होता है। लाइक अगर आप घर पे देखेंगे आपकी जो मम्मी है, अगर वो मक्खन बटर अगर निकालती हैं
या मथनी से, या आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कृष्ण जी की जो मम्मी थी, वो बेसिकली क्या करती थी कि मथती थी मक्खन को, ऐसे मूवमेंट होता था प्रॉपर, है ना। तो मतलब प्रॉपर वो मथनी का मूवमेंट करती थी, देन मक्खन निकल के आता था। सेम चीज़ आप समझ सकते हैं। मैग्नेट क्या करेगा, कॉइल को मूवमेंट कराएगा, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वायर में फ्लो होना स्टार्ट होते हैं। अब इसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है कि जब टरबाइन जनरेटर को मूवमेंट कराती है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का मतलब यही होता है कि जो कॉइल और मैग्नेट जो जनरेटर के अंदर प्रेजेंट हैं, मैग्नेट क्या करती है, मूवमेंट करा देगी कॉइल का। आप कभी मैग्नेट को बेसिकली किसी मेटल के पास रखिए, थोड़ा दूरी पे भी रखोगे ना, तो भी ऐसा होगा कि मैग्नेट में इतना अट्रैक्शन होगा कि वो कॉइल या कोई भी मेटल ना मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। अगर कभी लाइफ में आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, नहीं किया हो तो करके देखिएगा। तो क्या होता है बेसिकली, वो बेसिकली मैग्नेट की वजह से कॉइल मूवमेंट करती है, इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव होते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग टू द वायर। वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक करंट्स आएगा ही आएगा। उसी तरह, और इस जो मूवमेंट है या इंडक्शन को हम बोल देते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कॉइल में मिल गए हमें, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से मिले, ठीक है। अगर मैग्नेट में मूवमेंट नहीं हुआ है, किसी भी चीज में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे भी करके वायर में करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक टॉर्च की, ठीक है, तो हमने एक टॉर्च लिया, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अगर आप टॉर्च को जलाते हैं, या फिर अगर आप टॉर्च का जो स्विच है वो आगे की तरफ पुश करते हैं, तो टॉर्च जलने लगती है। अगर पीछे की बैकवर्ड अगर आप पुश करते हैं, तो टॉर्च जो है ना वो नहीं जलती। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ टॉर्च लाइट को करने का एक तरीका होता है ये, कि अगर आप ये इस स्विच को आगे बढ़ाएंगे तो जो ये बल्ब है इसके अंदर वो जलेगा। अगर इसको आपने पीछे की तरफ स्लाइड कर दिया तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो बेसिकली आप इसके अंदर क्या देखते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों एक आपको एक चीज बताती हूँ, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है अभी किसी ने कि टरबाइन कैसा दिखता है, टरबाइन से कैसे मतलब ऐसा होगा। तो बेसिकली टरबाइन दोस्तों, अगर आपने कभी रास्ते में जाते हुए एक विंड टरबाइन देखा हो, तो समथिंग लाइक ऐसा बना होता है, जो कि नीचे ऐसे लगे होते हैं, बहुत लंबे लंबे से ऊंचे ऊंचे से होते हैं, जिसमें कि क्या होता है बेसिकली थोड़े से इस टाइप के विंड, ये पंख जैसे लगे होते हैं। बहुत से रास्तों में आपने देखा होगा, मोस्टली आपको ये गुजरात में बहुत मिलेंगे विंड टरबाइंस। मैं आपको विंड टरबाइन का एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी इनमें बेसिकली बहुत तेज हवा आएगी तो ये घूमना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस तरह से सर्कुलेट होते हैं। तो ये सर्कुलेशन, इनका फैन जो है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है। जब सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है तो ऑब्वियस है कि वो आगे के स्ट्रक्चर को, जनरेटर को पुश करता है मूवमेंट के लिए। तो ये इस तरह से टरबाइंस, आप विंड टरबाइंस का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, थोड़े ऐसे ये पूरे पिलर से लगे होते हैं एंड उसके ऊपर ऐसे ये फैन से लगे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है। आई होप अभी तक मैंने ये जो बताया है पीछे आपको क्लियर हुआ हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं इसको बहुत जल्दी ले जाऊंगी देन यू विल नॉट गेट इट क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके माइंड में बैठे, अदरवाइज आप इसकी चीज़ें भूल जाएंगे। सो हम एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ठीक है। एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, क्या होता है बेसिकली, हम इस एग्जाम्पल से बात करेंगे कि आखिर टॉर्च लैंप जो होती है वो ग्लो कैसे करती है। क्या होता है, ये एक सेल है जो कि टॉर्च के अंदर पड़ता है, ठीक है। इस सेल में एक पॉजिटिव है टर्मिनल, एक है नेगेटिव टर्मिनल्स। इनको टर्मिनल्स क्यों बोला है, क्योंकि ये लास्ट में लगे हुए हैं। टर्मिनल मीन्स होता है किसी चीज का लास्ट, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल्स बोलते हैं, जहाँ पे आपको ऊपर एक गुंबद सा या फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या होता है बेसिकली, इस मेटल को पॉजिटिव बोल दिया, इसको नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। तो यही एक इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, इसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली मिलती है हमें। दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इसको हम बैटरी बोल देते हैं। बैटरी में वैसे एक सेल भी हो सकती है और बैटरी में एक से ज़्यादा सेल भी हो सकती है, ठीक है।
और देखा जाए तो बेसिकली बैटरी हम एक से ज़्यादा सेल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है दो सेल का या दो से ज़्यादा सेल का, तो बैटरी मतलब ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी सेल्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे, मतलब अगर एक सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर दूसरी सेल का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, बहुत ध्यान रखिएगा, अगर दूसरी सेल का हमें यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पहली सेल का नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो ही ये ऑपोजिट अट्रैक्शन के थ्रू ग्लो क्रिएट करेंगे। अगर ऐसा कर दिया हमने कि एक का पॉजिटिव है दूसरे का भी पॉजिटिव मिल गया, तो कोई ग्लो क्रिएट नहीं होगा। ग्लो तभी क्रिएट होगा जब एक पॉजिटिव टर्मिनल आए तो दूसरी सेल जो लगी है उसका नेगेटिव टर्मिनल आए तो ग्लो क्रिएट हो जाएगा। देखिए, अगर आप देखेंगे ये पूरी बैटरी जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सिंस ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव, एंड यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव हुआ तो दूसरा अगर कोई सेल होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो इस चैप्टर में, इस स्लाइड में। अब चलिए बात करते हैं, अभी हमने बैटरी के बारे में पढ़ लिया, पीछे वाली स्लाइड में हमने बैटरी के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने पढ़ा कि क्या 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 होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, ये जब साथ में लगे होंगे तभी ग्लो होगा, अदरवाइज ग्लो नहीं होगा। फोकस करिएगा इस चीज पे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ग्लो नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो ही ग्लो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप क्या है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट में बता दिया गया है कि जो बैटरी है बेसिकली उसको सिंगल सेल के लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स ही होगा, पर कॉमनली हम ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, पर सिंगल सेल भी है तो भी हम उसको बैटरी ही बोलेंगे। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की। इलेक्ट्रिक लैंप की बात करेंगे क्योंकि अभी हमने ये बात कर ली कि इलेक्ट्रिक सर्किट या बैटरी क्या चीज है। अब हम उस लैंप की बात करेंगे जो कि हमें ग्लो करता हुआ दिखता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक लैंप। क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप का मतलब क्या होता है, एकदम ब्राइट ग्लो करता है जब भी स्विच ऑन करो स्विच ऑफ करो। देयर इज नथिंग लाइक आंखों को चुभने वाली जो फिलामेंट वाले ऐसे स्ट्रक्चर आपके घर में बहुत लगे होते थे, पहले तो बहुत लगे होते थे, अब तो तरह तरह के डिजाइन आ गए, बट इस तरह के जो बल्ब होते हैं बेसिकली, ये इस तरह के बल्ब जो होते हैं बेसिकली बहुत लगे रहते थे। ठीक है, तो मैं आपको क्या है कि आपको ये बता रही हूँ कि बेसिकली ये जलता कैसे है। ठीक है, ये एक सिंप्लीफाइड आपको एक ड्राइंग दे दी गई है इसकी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर, इसको बोल देते हैं ग्लास। इसके अंदर होता है फिलामेंट। अगर आप देखिए तो ये फिलामेंट एक वायर है। ठीक है, वायर से ये एक वायर से कनेक्ट है इधर, और एक ये वायर से कनेक्ट है इधर। ठीक है, ये एक इंसुलेटर लगा है जो कि सपोर्ट के लिए लगा है, नीचे भी एक इंसुलेटर लगा हुआ है जो कि सपोर्ट के लिए लगा हुआ है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक मेटल डिस्क है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई ये चीज, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया हो कि एक ये थिक वायर लगा है, एक ये थिक वायर लगा है, बीच में फिलामेंट लगा है। ये पूरे स्ट्रक्चर को बल्ब बोल देते हैं। इसके अंदर इंसुलेटर लगे हैं, ये व्हाइट कलर के जो दिख रहा है, ये बीच में जो दिख रहा है। ठीक है, ये पूरी एक मेटल डिस्क है। ठीक है, अब मेटल डिस्क का मतलब क्यों है भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो मेटल का बहुत प्यारा होता है। मतलब मेटल जो है ना वो एक कंडक्टर में, गुड कंडक्टर में आता है। मेटल है तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है। अगर मेटल की जगह आप प्लास्टिक यूज कर लेंगे या फिर आपने रबड़ यूज कर ली तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए होता क्या है, हमने जो देखा था, मतलब जो फिलामेंट है, वो एक जो हमने फिलामेंट देखा था जो कि थिक बेसिकली दो बेसिकली थिक वायर से जुड़ा हुआ था। अभी जो हम पीछे स्ट्रक्चर देख चुके हैं, थिक वायर ये भी है और ये भी एक थिक वायर है, इससे जुड़ा हुआ है बीच में ये फिलामेंट। ये है थिन वायर, यही ग्लो करता है। आई होप समझ में आई हुई चीज कि ग्लो क्या करता है। यही थिन वायर जो होता है यही ग्लो करता है। ठीक है ना। जैसा कि लिखा हुआ है कि थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैंप ग्लोस। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं फिलामेंट, है ना।
अब क्या होता है कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो बेसिकली जो 2 थिक वायर्स होते हैं, उनमें से पहला थिक वायर जो होता है मेटल केस से लैंप के बेस पे अटैच रहता है, जबकि जो दूसरा होता है वो मेटल टिप से लैंप के बेस के सेंटर पे अटैच रहता है। ठीक है। ये जो वायर्स होते हैं बेसिकली 2 टर्मिनल्स होते हैं लैंप के, ये बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से बेसिकली फिक्स्ड रहते हैं कि वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे भी करके। और इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट जो होता है ना, ये फिलामेंट हॉट होता है और बेसिकली लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट लैंप। ठीक है, गर्म होने पे लाइट का प्रोडक्शन करना। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ वो ये चीज़ बेसिकली। अब इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि जो पहला थिक वायर है, ठीक है, वो बेसिकली मेटल केस पे अटैच होता है लैंप के बेस पे। ठीक है। जबकि जो दूसरा है वो मेटल टिप पे बेस, एक अगर बेस पे क्रिएट है तो ए दूसरा कहाँ पे करेक्ट वो क्रिएट होगा, एट द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है ना। ऐसे कनेक्ट रहता है ये जो वायर है। अब इसके क्या लॉजिक है, हम आगे इसको आपको समझाते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके टॉर्च में आपको बेसिकली इसी तरीके का कुछ लैंप दिखे, हो सकता है कि कुछ लैंप ऐसे भी दिखें जिनको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं एलईडी लैंप की। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था इनकैंडिसेंट लैंप, जो बेसिकली इसको इनकैंडिसेंट लैंप क्यों बोल दिया गया, क्योंकि ये हॉट होता है एंड देन ये ग्लो करता है। ग्लो कौन सा पार्ट करता है, थिन वायर वाला पार्ट जो है वो ग्लो करता है। एंड अटैच किससे होता है, 2 थिक वायर से अटैच होता है। पहला वायर बेस से अटैच होता है, दूसरा वायर बेस के जो सेंटर है टिप उससे अटैच रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं एलईडी लैंप की। आप अगर देखेंगे तो डिफरेंट कलरफुल आपको बेसिकली एलईडी लैंप मिलते हैं। ठीक है। ये इसकी जो फुल फॉर्म है इसको आप समझिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड लैंप, जो कि बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे टॉर्चेस में आजकल इनकैंडिसेंट लैंप की जगह पे लाइट इमिटिंग डायोड लैंप जो है वो यूज करने लगे हैं। लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब होता है यहाँ पे 2 टर्मिनल से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उससे मतलब होता है। तो बेसिकली उसका यूज करने लगे हैं जो कि लाइट को इमिट करते हैं। डिफरेंट कलर्स की होती हैं। अब देखिए आपको एक चीज और बताते हैं कि बेसिकली जो एलईडीज होते हैं, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड लैंप्स जो होते हैं, उनमें फिलामेंट नहीं होता। ठीक है, नो फिलामेंट इन एलईडी। अभी तक तो हमने पढ़ा था इनकैंडिसेंट लैंप में क्या होता है, फिलामेंट होता है। एंड फिलामेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है वो बेसिकली फिलामेंट को ग्लो करता है, हॉट होता है फिलामेंट एंड देन ग्लो करता है। ठीक है। लेकिन एलईडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नो फिलामेंट। ठीक है। बट इसमें क्या होता है, बेसिकली टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी के बिना नहीं चलती हैं चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वन मोर थिंग, यहाँ पर जो वायर होता है, पॉजिटिव वायर थोड़ा लॉन्ग होता है, नेगेटिव वायर थोड़ा शॉर्ट होता है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आपको वायर की पहचान रहे। अगर लंबा वायर होगा, है ना, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वायर है तो वो नेगेटिव टर्मिनल है। आई होप इस स्लाइड में जो चीज़ आपको क्लियर हुई है कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि एलईडी में फिलामेंट्स नहीं होते, टर्मिनल्स होते हैं, नो फिलामेंट्स एट ऑल। बट कि जबकि जो इनकैंडिसेंट लैंप्स होते हैं बेसिकली उनमें टर्मिनल्स अलग चीज़ है, टर्मिनल्स तो होते ही हैं बट बल्ब फिलामेंट होता है बेसिकली।
अब इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको ये बताया गया है कि आप कैसे वो पूरा का पूरा बेसिकली सर्किट एक बना सकते हैं। आप एक इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, मतलब बैटरी, ठीक है, एक इनकैंडिसेंट लैंप लीजिए जो कि टॉर्च में यूज किया जाता है, एक सेल होल्डर लीजिए, एक लैंप होल्डर लीजिए और 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लीजिए। अब क्या करो, आप जो वायर है, जो 4 वायर हैं, उनके ऊपर का जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको रिमूव कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर तक जो ऊपर की वायर जो होता है बेसिकली प्लास्टिक में आता है। मैंने आपको बताया ना कि बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो वो अगर बंद है, प्लास्टिक में कवर है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। उसको हम काटते हैं थोड़ा सा ताकि उसके अंदर का जो मेटल है वो बाहर आए, ठीक है। मेटल से ही कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमने क्या किया, जो प्लास्टिक कवरिंग थी वायर पे, हमने उसको रिमूव कर दिया। अब क्या किया, जो सेल होल्डर है उसके दोनों एंड से, सेल होल्डर का मतलब होता है जिसमें कि सेल अटैच की जाती है, दोनों हेल्ड होल्डर से हमने वायर को कनेक्ट कर दिया। वायर को कनेक्ट किया तो हमने उसके बाद में क्या किया, जो सेल है, सेल होल्डर में सेल को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे, जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। अभी हमने ये सेल पूरी पढ़ी, ये पॉजिटिव मान लो और ये नेगेटिव। तो जो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है बेसिकली, वो सेल होल्डर जो कि सेल को पकड़ने के लिए बनाया गया है उसके स्प्रिंग की तरफ होना चाहिए। मतलब सेल होल्डर में स्प्रिंग रहती है, उसकी तरफ सेल जो कि उस सेल होल्डर में आप अटैच करोगे उसका नेगेटिव पॉइंट जो है ना, वो स्प्रिंग की तरफ डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अगर सेल होल्डर नहीं है तो 2 वायर्स को आप टेप से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे, देखिए आपको ये स्ट्रक्चर्स दे दिए गए हैं। मतलब ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, एक बेसिकली इलेक्ट्रिक लैंप का जिसमें कि वायर्स अटैच्ड हैं, ठीक है। दूसरा दे दिया गया है इनकैंडिसेंट लैंप का जो कि लैंप होल्डर पे है। तीसरा आपको दे दिया गया है जो वायर्स कनेक्टेड हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल टेप के थ्रू, बेसिकली इनकैंडिसेंट लैंप से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक सेल पढ़ ली। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप, मैं आपको फिर से वो चीज़ें क्लियर करूंगी सो दैट योर डाउट्स कैन बी क्लियर्ड, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ टीचर। मैं बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो आपकी एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज पढ़ाने का मतलब नहीं होता। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर बताइए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की चीज़ें कोशिश करूँगी। तो चलिए, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सेल पढ़ लिया, हमने इस बल्ब के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि कैसे ऐसा होता है कि सेल को वायर से कनेक्ट कैसे करते हैं, और वायर से कनेक्ट करने पे ऐसा कैसे हो जाता है कि बेसिकली लाइट जो है वो ग्लो करने लगती है। तो देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डायरेक्शन होती है लाइट की, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब पे जाएगी, बल्ब से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगी, है ना। अगर ये जो कनेक्शन है, पॉजिटिव से बल्ब में जाना, बल्ब से फिलामेंट में जाना, फिलामेंट से नेगेटिव में जाना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना, अगर ये कनेक्शन ब्रेक हुआ तो ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कनेक्शन बना रहा तो फिलामेंट ग्लो करेगा, अगर ये कनेक्शन नहीं बना रहा तो फिलामेंट ग्लो नहीं करता है। कनेक्शन कभी भी, ये बात ध्यान रखिएगा, जो करंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही बहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही करंट जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बल्ब के फिलामेंट में यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे मतलब नहीं है। आपका ये टर्मिनल पॉजिटिव है, फिलामेंट के अंदर जो वायर हैं वो अपना आपको पॉजिटिव टर्मिनल भी दे सकते हैं और नेगेटिव टर्मिनल भी दे सकते हैं। यहाँ फिलामेंट के वायर के टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है हमें बेसिकली बैटरी के वायर्स के टर्मिनल से मतलब होता है कि बैटरी में जो बेसिकली टर्मिनल्स हैं, अगर आपने एक बैटरी लगाई है तो दूसरी बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है।
यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, तभी करंट फ्लो होगा। बट यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा ही क्या होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। बट जब वो वायर के थ्रू फिलामेंट में जाएगा तो यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने मेरी तरफ कौन सा टर्मिनल दिया है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो, फिलामेंट का तो कोई भी टर्मिनल हो सकता है। समझ में आया आपको कि फिलामेंट के टर्मिनल से यहाँ मतलब नहीं होता करंट फ्लो करने के लिए, यहाँ बैटरी के टर्मिनल से मतलब होता है जो कि पॉजिटिव ही होना चाहिए। यहां से करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो हुआ, ठीक है, फिलामेंट के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल पे गया, उसका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, ठीक है। वायर में गया, सबसे पहले तो पॉजिटिव से वायर में गया, देन वायर से फिलामेंट में गया, फिलामेंट से वो अगेन वायर में गया, एंड वायर से अगेन वो नेगेटिव टर्मिनल पे आया बैटरी के, ठीक है ना। तब ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो इस पूरी स्लाइड में कि यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए यही चीज कहना चाह रहा है कि लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। वन टर्मिनल ऑफ लैम्प इज connected to the one terminal of electric सेल। ओके, लैम्प का एक टर्मिनल जो होगा वो लैम्प के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तभी ये चीज होगी कि प्रॉपर वो चलेगा। The direction of the current flow is electrical is taken to from the positive to the negative terminal of the electric cell। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, पढ़िएगा आप। नहीं क्लियर हो, लेट मी नो अबाउट दिस। ओके, अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या फैसिनेटिंग फैक्ट है? एक्चुअली ये फैसिनेटिंग फैक्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्वियस है। क्या होगा, लिखा हुआ है कि जब भी एक इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर जो फिलामेंट है, जिससे कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि थिक वायर रहते हैं, उनका कहना है इस फैसिनेटिंग फैक्ट में कि थिक वायर से जो ये थिन वायर अटैच्ड है, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लो हो रहा है बट बल्ब नहीं जल रहा। क्यों? ये ब्रोकन है इसलिए। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये फिलामेंट थिन फिलामेंट ब्रोकन है तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से बल्ब नहीं जलता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग कि एलईडी कैसे ग्लो करती है, इसके बारे में। हमने क्या चीज देखी, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि ये जो बल्ब है, जो फिलामेंट है, इसका ये थिक वायर है, ये थिक वायर है, ये थिन वायर है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इससे जो बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। इससे क्या होगा, इस थिक वायर से सीधे फिलामेंट के अंदर जाएगा बेसिकली करंट, फिर वहां से फिर थिक वायर के अंदर आएगा करंट, फिर वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, तो ये करंट जो है वो फ्लो होता है, ठीक है ना, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि लैंप का मतलब ये जो वायर्स हैं, थिन वायर है बेसिकली, ये जो लैंप है, जो थिन वायर है या जो लैंप है, उसके अंदर हमें इससे मतलब नहीं है कि वहां का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये किसकी बात चल रही है? इनकैंडिसेंट लैंप की बात चल रही है, एलईडी की बात नहीं चल रही है। बिकॉज एलईडी में क्या होता है, बिल्कुल ही उल्टा है। अगर आपका ये सेल नेगेटिव है, ठीक है,
तो वो ग्लो तभी करेगा जब टर्मिनल वायर जो फिलामेंट का जो वायर है, जो लैंप का वायर है, वो भी उसी सेम टर्मिनल का ही होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है तो आने वाला वायर जो कि एक्सेप्ट करेगा करंट को, वो भी पॉजिटिव फिलामेंट, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही होना चाहिए, थिन फिलामेंट का जो रहेगा बेसिकली। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। देखिए इस पूरे डायग्राम में आप देखेंगे कि अगर हमने यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल लिया है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा टर्मिनल, जो कि फिलामेंट का जो टर्मिनल होगा वायर का। अगर पॉजिटिव है इस बैटरी का टर्मिनल, तो वायर से जो करंट जाएगा वो बेसिकली वायर, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। एलईडी में डायरेक्शन सेम होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, बट पॉजिटिव फिलामेंट, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ही एक्सेप्ट करेगा एलईडी में, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ही एक्सेप्ट करेगा एलईडी में। यहाँ बात एलईडी की है, इनकैंडिसेंट लैंप की नहीं है। इनकैंडिसेंट लैंप में क्या होता है, आपका बैटरी भले ही पॉजिटिव टर्मिनल की हो, उन्हें कोई मतलब नहीं कि जो लैंप, ये जो लैंप का वायर है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बट एलईडी को बहुत मतलब है कि भाई अगर तुम मेरे पॉजिटिव से जा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता। अगर आपने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव दे दिया तो कोई ग्लो नहीं होता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो। अब देखिए इसके बारे में यही चीज बताई गई है कि जो टर्मिनल्स होते हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही ऐड होंगे। बैटरी के तो हमेशा वही रहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ऐड होते हैं। यही जो मैंने आपको पीछे बताया है, यही पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप इसको समझिएगा। इसमें बस ये आपको ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लॉन्गर वायर रहता है, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है बेसिकली वो शॉर्टर वायर रहता है, जस्ट फॉर योर रिकॉग्निशन कि आप समझ पाओ इसे, क्योंकि वो फिक्स रहता है ना अंदर, इसलिए। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या चीज है। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। आपने दो ड्राइंग पिन्स लिए, इनको आपने एक बोर्ड में अटैच किया, एक ड्राइंग पिन से एक वायर ले लिया, दूसरे ड्राइंग पिन से दूसरा वायर अटैच किया। सेफ्टी पिन को आपने एक ड्राइंग पिन में इंसर्ट किया, दूसरे में नहीं किया। यहां से करंट भले ही आया पर वो यहां पर रुक गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या केस हो जाएगा, लाइट ग्लो नहीं करेगी। यहां से करंट आया, इधर गया, इस मेटल के थ्रू इस पिन के अंदर गया, इस वायर के अंदर गया, दैट मीन्स करंट ऑन है और ये ऑफ पोजीशन है उसकी, लिखा हुआ है, आप समझिए इस चीज को, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये चीज। जब भी पोजीशन ऑन होगी हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, जब भी पोजीशन ऑन होगी हम बोलें, ऑफ होगी हम बोलेंगे ओपन सर्किट। ओपन ही तो है भाई, देखिए ना, ये ओपन सर्किट है, बीच में जगह खाली हो गई, इसने ओपन कर दिया सर्किट पूरा। ये क्लोज सर्किट है, कोई स्पेस बीच में नहीं मिल रहा है, तो ये क्लोज सर्किट हो गया। अब इन्होंने ये बता दिया पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लोज सर्किट एंड सर्किट ओपन एंड सर्किट क्लोज की जो उन्होंने बात की है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये ओपन सर्किट हो गया, पूरी बैटरी लगी हुई है, बल्ब लगा है, यहाँ पर एक उन्होंने मेटल जोड़ दिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आप वहां पे डिस्कनेक्शन रखेंगे तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा और इसमें ग्लो नहीं होता। ये क्लोज्ड सर्किट है, इसमें ग्लो होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। अब बात करते हैं कुछ सिंबल्स की, जो कि आपको अक्सर डायग्राम्स में दे दिए जाते हैं कि कौन सा सिंबल किसको शो करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात, इलेक्ट्रिक सेल की बात करेंगे तो हमेशा ही ये सिंबल जो होता है ना,
ये इलेक्ट्रिक सेल को शो करता है, ठीक है। इसी से दूसरा जुड़ जाएगा अगर बेसिकली, तो ये आपकी बैटरी को शो करेगा। मतलब एक सेल हो गई, 1 सेल 2 सेल, ठीक है, बीच में ये जॉइंट है ना। तो देखिए बैटरी का कनेक्शन उन्होंने ऐसे दे दिया, सॉरी, बैटरी का कनेक्शन उन्होंने ऐसे दे दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ये जो है ये कनेक्शन ऐसे है और ये बैटरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप को उन्होंने ऐसे शो कर दिया। क्रॉस क्यों शो किया है? एक्चुअली क्या है, आप ये समझिए ना कि जो बेसिकली टर्मिनल होगा बैटरी का, वो आकर के जाकर के पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टर्मिनल पे एक्सेप्ट कर लेगा करंट को, तो उन्होंने क्रॉस शो कर दिया। अब उन्होंने क्या बताया, एलईडी का जो सिंबल था उन्होंने ऐसा बनाया। इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि इनका तो एक ही डायरेक्शन में बहेगा भाई करंट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पॉजिटिव दे दिया तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही होगा। ऑन पोजीशन उन्होंने ऐसे शो करी है इस तरीके से कि भाई ये अगर ऑफ पोजीशन होगी तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट, दिस इज द क्लोज सर्किट। वायर को उन्होंने ऐसे सिंपल तरीके से शो कर दिया। एलईडी का याद रखिएगा, एलईडी का उन्होंने ये वन डायरेक्शन को शो किया है बेसिकली। अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, हमने आपको बताया ही था कि लॉन्गर वायर जो होता है वो पॉजिटिव को शो करता है। दूसरा बेसिकली ये जो है सिंबल ऑफ एलईडी इज अ ट्रायंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो, ठीक है। ये इमिटिंग लाइट को शो कर रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली सिंबल शो कर रहा है एलईडी का। ये सिंबल शो कर रहा है इनकैंडिसेंट लैंप का। इस अगर डायग्राम देखकर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा प्लीज। अब इससे क्वेश्चन कभी नहीं आता, बेसिकली ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन है, ठीक है, मतलब उन्होंने स्टैंडर्ड क्रिएट किया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए। दिस इज नथिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही इसका आंसर दे दिया है कि बेसिकली मेटल वायर्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक या रबर से क्यों कनेक्ट रहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, बिकॉज दीज आर द बैड कंडक्टर्स बेसिकली। Materials through which electric current can flow easily are good conductors and conductors of electricity. Materials through which current cannot pass called insulator. Insulator called होते हैं, मतलब उनको insulator कहते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता, या फिर इंसुलेटर्स बोल देंगे या फिर उनको बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली नो करंट पास, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई वो चीज़। जैसे कि अगर हम सिल्वर की, कॉपर की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, ये बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये दे सकते हैं, बोल सकते हैं विच ऑफ दीज इज अ बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। तो सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर को यूज किया जाता है क्योंकि लो कॉस्ट पड़ती है। मेनली कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल वायर के लिए यूज करते हैं, बट सिल्वर भी हम यूज कर सकते हैं, गोल्ड भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर सोने के और चांदी की तार बनाने लग गए तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। तो इसीलिए कॉपर को यूज किया जाता है बेसिकली। इंसुलेटर का मतलब हुआ, इंसुलेटर क्या होते हैं, प्लास्टिक या रबर जो कि बैड कंडक्टर्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, ठीक है। प्लास्टिक, रबर, केमिकल्स, बेसिकली सेरेमिक्स जो होते हैं बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलवेज है बेसिकली। स्विचेस वगैरह के लिए, सॉकेट्स के लिए, उनको हम बेसिकली सॉकेट्स हो गए या कनेक्टर्स ऑफ प्लग हो गए, इन सबको बेसिकली क्या होता है कि इन सबको तो हम कंडक्टर से, गुड कंडक्टर से बनाते हैं, बट इनको कवर करना पड़ता है। ऐसे खुले तार पड़े रहेंगे तो आप कहीं भी आपको करंट लग जाएगा क्योंकि करंट हमेशा फ्लो रहता है, ठीक है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया है। बट जो स्विच बोर्ड होता है, ठीक है, आप देखेंगे वो प्लास्टिक का होगा, क्यों? क्योंकि आप उसे छू पाए। अगर आपने मेटल अंदर छू लिया तो करंट तो फ्लो रहता है ना, अगर क्लोज सर्किट है। आप स्विच ऑफ करेंगे तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तभी आपको लाइट नहीं मिलती। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट चलता रहता है। पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए आप उसको टच करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्लास्टिक टच करी देन यू विल बी ओके, अगर आपने मेटल टच कर लिया स्विच ऑन पोजिशन में तो करंट तो आपको झटका दे देगा। तो इसीलिए उसको कवर किया जाता है ताकि आपको बेसिकली
प्रॉपर तरीके से, मतलब सेफली आप उसको यूज़ कर पाएँ। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कभी-कभी बॉडी में ना दूसरे को टच करने से इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है ना? एकदम से आप काँपते से हैं, करंट सा लगता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना, दैट इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से किसी भी करंट के कनेक्शन में आते हैं, तो वो हमें डैमेज पहुँचा सकता है। हम प्लास्टिक नहीं हैं, हम गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। Have you ever wondered how the electricity from our cell or battery is different from the electricity coming from a wall socket? तो बेसिकली क्या होता है, जो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें, क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। बेसिकली अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों को चलाना है, ऑन करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें क्या होता है कि बैटरीज से बेसिकली हमें वो करंट मिलता है और उसको बोल देते हैं डायरेक्ट करंट। और ये बैटरीज जो होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को चलाने में, स्विच ऑन करने में हेल्प करती हैं बेसिकली, तो इनको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। उसके ऑपोजिट जब हमें बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट से हमें बेसिकली अगर मिलती है, पावर प्लांट से अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो उसको हम बोल देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस को चलाने में यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ हो बेसिकली ये टॉपिक। चलिए अब इसका ये पूरा का पूरा, वैसे टॉपिक इसका वन शॉट जो रिवीजन है वो क्लियर हो चुका है, बट स्टिल हम नटशेल को एक बार पढ़ेंगे कि वो हमें क्या बता रही है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप एसी करंट और डीसी करंट आपको समझ में आया हो। एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, बिग अप्लायंसेस के लिए होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट स्मॉल थिंग्स के लिए, या स्मॉल अप्लायंसेस कह सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इनकेंडेसेंट लैम्प की बात करेंगे तो थिन वायर होता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोल देते हैं। जब वो हॉट होता है तब वो ग्लो करता है, ठीक है। एलईडी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो कि पॉजिटिव है वो लॉन्गर से अटैच रहता है, लॉन्गर वायर से। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक डायरेक्शन में एलईडी से पास होता है, ठीक है। एलईडी में तभी लाइट अप करेगी जब पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बेसिकली बैटरी के, मतलब लॉन्गर वायर जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल है तो उसको नेगेटिव टर्मिनल से ही अटैच होना है। वायर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा तब ग्लो करेगी। वायर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होना चाहिए, तभी एलईडी में ग्लो होगा। स्विच एक सिंपल डिवाइस होती है जो बेसिकली ब्रेक कर सकती है या फिर कनेक्ट कर सकती है सर्किट को। डायरेक्शन दो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है बेसिकली। और सर्किट डायग्राम का मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करना सिंबल्स के थ्रू। एंड जो मटेरियल्स बेसिकली जिसमें कि ईजिली करंट पास हो जाता है उसको बोल देते हैं गुड कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और मटेरियल्स जिनसे कि ईजिली करंट पास नहीं होता है, दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर और द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मटेरियल्स जो है, मटेरियल्स जिनसे कि करंट पास हो जाता है। सो अब ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप इसका वन शॉट रिवीजन आपको समझ आया हो प्रॉपर तरीके से। कुछ भी डाउट लग रहा है, लेट मी नो अबाउट दैट डाउट, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी बिल्कुल भी छूटे या फिर कुछ भी डाउट आपके माइंड में रहे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उस डाउट को, मैं कोशिश करूंगी उसे क्लियर करने की। आई होप आपको वन शॉट रिवीजन क्लियर हुआ हो।
आप ये वीडियो देखिएगा एंड जो भी आपको डाउट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।